नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती है। फिलहाल आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर सेकंड साइंस का, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इसमें सबसे पहले मैं आपको चैप्टर की एक समरी दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल में चैप्टर करेंगे इन डेप्थ, एक एक करके। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको वहाँ पे रिप्लाई करने की। और इसके साथ साथ इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम पे मिलता है, तो आप वहाँ पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर एट ए ग्लांस की, ठीक है। और सबसे पहले बात करें जो मैटर है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं, बट वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तक सीमित थी, ठीक है। ये तीनों हम पढ़ चुके थे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में इन डिटेल डेप्थ। लेकिन इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा और आगे पढ़ने को मिलेगा कि प्लाज्मा और बेस आइंस्टीन कॉन्डेंस, ये भी मैटर की 2 और अवस्थाएं होती हैं, यानी स्टेट्स होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली 3 सॉलिड, लिक्विड और गैस हमारे सिलेबस में है, और चौथी प्लाज्मा और बेस आइंस्टीन कॉन्डेंसेंट, ये जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। दैट्स वाई हम इसको नहीं पढ़ेंगे, बट हमको पता होना चाहिए कि टोटली 5 स्टेट्स होते हैं किसी भी मैटर के, ठीक है। और फिजिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे ये बात की गई है, यानी उनके फिजिकल अवस्था के आधार पर, ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर ये चीज बात की जा रही है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तो हमारे सिलेबस में था, हमने इन डिटेल डेप्थ में पढ़ा था पहले चैप्टर में। और प्लाज्मा और बेस आइंस्टाइन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और मतलब प्लाज्मा और बेस आइंस्टाइन हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में ये नहीं है, ठीक है। मतलब हमारे सिलेबस में सॉलिड, लिक्विड और गैस तक ही सीमित है, तो हम वही पढ़ेंगे, और बाकी प्लाज्मा और बेस आइंस्टाइन हम आगे की क्लासेस में फर्दर जब दिया होगा तो पढ़ेंगे। तो ये फिजिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया हुआ था, जिसको हम डिटेल में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा और आगे केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। तो प्योर मैटर होते हैं और मिक्सचर्स भी होते हैं, ठीक है। फिजिकल के बेसिस पे आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ा हुआ है, और प्लाज्मा और बेस आइंस्टीन जो है वो आगे के क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। और बात करते हैं अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे जो कैटेगराइजेशन कर रखा है मैटर का, वो इस चैप्टर में प्योर और मिक्सचर के बेसिस पे कर रखा है। प्योर में आपके एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं, ठीक है। एलिमेंट जिनको कि सिंबल के थ्रू दिखाया जाता है, और कंपाउंड जो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन के बेसिस पे वर्क करते हैं, ठीक है। डिटेल में इसको मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। फिर हम बात करते हैं मिक्सचर की, ठीक है। मिक्सचर क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस वो मिक्सचर होते हैं जो अच्छी तरीके से एक फिक्स्ड रेशियो में आपस में मिले होते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, और वो फिजिकली देखकर सेपरेट नहीं किए जा सकते, समझ में नहीं आते कि वो अलग हैं या एक ही चीज से मिलकर बना हुआ है, तो उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नमक में पानी को मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नमक पता नहीं चलता देख के, तो दैट इज उसको होमोजेनियस मिक्सचर आप कह सकते हैं, ठीक है। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसके सॉल्यूशन को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। बाकी डिटेल में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम अगर बात करते हैं मिक्सचर की, तो उनके सेपरेशन मेथड भी इस चैप्टर में दिए हुए हैं, उनको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला है एवोपोरेशन, ठीक है। एवोपोरेशन जिसमें हम चीज़ों को उबाल कर एवोपोरेट कर देते हैं, जो हल्की चीज़ होती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो उड़ के ऊपर चला जाता है, और दूसरी चीज़ बीकर में या फिर बर्तन में रह जाती है। डिस्टिलेशन जिसमें एक सिंपल और दूसरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। सिंपल फिलहाल हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल में तो आपको बड़ी क्लासेस में ही पढ़ने को मिलेगा। और क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, जिसमें कलर एब्जॉर्वेशन होता है। सेंट्रिफिकेशन है, जिसमें आप चीज़ों को इस तरीके से घुमा के जो हल्की चीज़ है जिसका डेंसिटी लो होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। डिटेल में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, बस वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा, ठीक है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है, क्रिस्टलाइजेशन है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, विनोइंग है, सब्लाइमेशन है और फिल्ट्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले डिटेल में, ठीक है। अंत तक बस वीडियो में बने रहिएगा, आपको एक एक चीज़ें क्लियर कराऊंगा, और ये वीडियो खत्म होने के बाद आपके कोई भी डाउट्स नहीं बचेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्योर वर्ड की। जो ये वर्ड है प्योर, इसका क्या मतलब होता है अपने आप में, यहाँ पर बहुत ही डिटेल मीनिंग है इसका, हम तो इसको पढ़ने वाले हैं। तो प्योर वर्ड मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन द सब्सटेंस। कह रहा है प्योर वर्ड का मतलब ये होता है कि उस सब्सटेंस में कोई भी मिक्सचर या मिक्सिंग नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक लैंग्वेज, अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज के अनुसार बात करें, तो ऑल थिंग्स आर मिक्सचर ऑफ सो मेनी सब्सटेंसेस। जितनी भी चीजें हैं वो किन्हीं चीजों से मिलके बनी हुई हैं, नॉट ऑफ द सिंगल वन। किसी एक चीज से नहीं बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो 2 या 2 से ज्यादा चीजों का मिक्सचर ही है। तो दैट्स वाई दे आर नॉट प्योर। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जो चीजें हैं वो प्योर नहीं है, क्योंकि पहली बात, अगर प्योर की बात करें तो प्योर ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि मिक्सचर नहीं होता है, जिसमें मिलावट नहीं होती। लेकिन अगर हम
साइंटिफिकली अगर लॉजिकली बात करें तो कोई भी ऐसी चीज दुनिया में हो ही नहीं सकती जो सिंगल हो, यानी सिंगल एग्जिस्ट करे, ठीक है। कहीं ना कहीं उन चीज में मिलावट जरूर होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें मिल्क की, वाटर की या फैट की, तो मिल्क की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं शॉर्ट अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और भी चीजें होती हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, ये सारी चीजें होती हैं। वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला होता है, फैट में भी बहुत कुछ होता है। तो ये किस तरीके से प्योर हो सकती है? प्योर तो हो ही नहीं सकती फिर ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर प्योर की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज की इन्होंने, ध्यान से आप समझेंगे। अब ये जो डेफिनेशन है इसको आप प्योर मान के आगे वर्क करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है प्योर सब्सटेंस मींस दैट ऑल द एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर प्योर का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई मिलावट ना हो। यहाँ पर प्योर वर्ड का मतलब है कि प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। जैसे वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज हर जगह पे सेम होगी, चाहे वाटर कैसा भी हो, ठीक है। मतलब उसमें केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, जो वो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो सेम होगी हर जगह पे। तो यहाँ पर इसी को साइंटिफिकली ऐसे बोला हुआ है कि प्योर सब्सटेंसेज मींस ऑल द एलिमेंट्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। उसमें जितने भी मिलाए गए एलिमेंट्स हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है। एक प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। तो एक जो प्योर सब्सटेंस बना होता है वो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलके बना होता है। सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। एक सब्सटेंस एक काइंड का मैटर, एक काइंड ऑफ मैटर होता है दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। तो एक सब्सटेंस एक ऐसी चीज होती है जो कि किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं की जा सकती, सेपरेट नहीं की जा सकती। एक प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ एलिमेंट। एक प्योर सब्सटेंस कुछ तरह के एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर को आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, फिजिकल प्रोसेस क्या होता है जैसे छानना हो गया, उबालना हो गया, इसके थ्रू आप अलग नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आप सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जो होता है उसको आप फिजिकल प्रोसेस के थ्रू जैसे कि छान के या उबाल के इस तरीके से आप अलग कर सकते हैं। इट इज अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट होंगे या कंपाउंड होंगे, आर सिंपली मिक्स, आपस में मिलाए जाते हैं टुगेदर एंड इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी रेशियो में। जबकि सब्सटेंस के अंदर, या आप कह सकते हो कि प्योर सब्सटेंस के अंदर चीजों को एक फिक्स रेशियो में मिलाया जाता है, ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन उनका फिक्स होता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो मिक्स होते हैं वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एयर जो है वो एक मिक्सचर है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का, जिसमें कि रेशियो फिक्स नहीं है, ठीक है। रेशियो बदलती रहती है। किसी एक जगह की एयर में आपको नाइट्रोजन थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा, किसी दूसरी जगह की एयर में आपको ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा सा जो जैसे, वैसे अगर मैं बात करूँ जैसे नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ठीक है, एयर में, और ऑक्सीजन की 21% मानी जाती है। हालांकि कई जगहों पे आपको ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी से 1% 2% कम या ज्यादा मिल सकती है। एक्यूरेट हमेशा 21% होगी ये जरूरी नहीं है। तो टाइप ऑफ मिक्सचर की बात अगर हम करें तो टाइप ऑफ मिक्सचर जो होते हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अब इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो मिलावट के अंदर जो चीजें होती हैं, मतलब जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उसके, उसकी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले एक बार आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ, देन आफ्टर मैं इसको आपको समझाऊंगा। इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस, सो दे आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। वो जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई थी वही इसका मतलब है कि इसमें जो चीजें मिलाई जाती हैं वो क्लियरली आंखों से देखकर नहीं बताया जा सकता कि ये चीजों में मिलावट है कि नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम शुगर को वाटर के अंदर मिलाएं तो इसका एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बनेगा थ्रू आउट इट्स मास, यानी पूरा जो वॉल्यूम होगा पानी का या फिर मास होगा उसके अंदर जो शुगर की मात्रा होगी वो हर जगह इक्वल होगी, अच्छी तरीके से घुल मिल जाएगा। और आप बाहर से देख के नहीं बता सकते कि इसमें शुगर जो है वो मिलाया गया है, जब तक कि आप उसको टेस्ट ना कर लें, ठीक है। इसी तरीके से हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें जो टाइप ऑफ मिक्सचर्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, उनके विजिबल बाउंड्री होते हैं, वो खुली आंखों से देखे जा सकते हैं, देख के पता लगाया जा सकता है कि वो जो चीज है उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलाया गया है। और इसमें जो मिक्सचर होता है वो हेट्रोजीनियस इसलिए भी कहलाता है कि उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स नहीं होता। मतलब जैसे होमोजीनियस में अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, वैसे हेट्रोजीनियस में अच्छी तरीके से मिलते नहीं, कहीं ना कहीं वो थोड़े कम ज्यादा होते हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा होते हैं, कहीं पे बहुत कम होते हैं वॉल्यूम के अंदर या कॉम्पोजिशन के अंदर। और साथ में ये आसानी से फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग किए जा सकते हैं। एक और खास बात, इसमें जो पार्ट्स होते हैं, जो चीज मिलाई जाते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं, जो मिलाया जाता है सॉल्यूशन के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा क्लियरली शो किया जा सकता है, दिखाई पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर शुगर और सैंड को मिला दिया जाए तो शुगर के अंदर सैंड अलग से दिखाई पड़ेगा या सैंड के अंदर शुगर अलग से दिखाई पड़ेगा। प्लस इसके साथ साथ इनको किसी भी फिजिकल प्रोसेस थ्रू या जैसे छान के या किसी अलग तरीके से अलग किया जा सकता है। इट डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मास। सबसे बड़ी बात कि इनका पूरे सॉल्यूशन के अंदर या पूरे मास के अंदर सेम कॉम्पोजिशन नहीं होता, यानी कहीं पे जो रेत होगी, बालू होगा, सैंड होगा, उसमें कहीं पर
शुगर की मात्रा ज़्यादा होगी और कहीं पर कम होगी, बराबर हर जगह नहीं होगी। जिस तरीके से शुगर को पानी में मिलाने पे पूरी तरीके से घुल जाता है, उस तरीके से सैंड जो है वो शुगर के अंदर पूरी तरीके से नहीं घुलेगा, नहीं मिलेगा, और इसीलिए कहीं पे शुगर की मात्रा ज़्यादा होगी सैंड के अंदर और कहीं पे कम होगी। तो अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे नींबू पानी या सोडा वाटर। ठीक है, इसके अंदर जो एक चीज़ होती है सॉल्यूशन, उसके अंदर एक पार्टिकल यानी एक चीज़ मिलाई जाती है, उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, या ऐसे आप कह सकते हैं इस चीज़ को और अच्छी तरीके से, नीचे भी समझाएगा लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पहले ही बता देता हूँ कि आप इसको चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन तब बनता है जब एक सॉल्यूट, ठीक है, एक सॉल्वेंट के अंदर मिलाया जाता है। तो एक सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। एग्जाम्पल के लिए नींबू पानी या सोडा वाटर आप ले सकते हैं। ठीक है, लिखा भी यहाँ पे एक सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन बनता ही सॉल्वेंट को और सॉलिड पार्टिकल को मिलाने से है। ठीक है ना, द component of the solution that dissolve the other component in it called the solvent. The component of solution that is dissolved in the solvent is called the solute. इस पूरी लाइन का मतलब, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लाइन लिखी हुई है, इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। वो बोला कि जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट नाम से दो चीजों से मिला के बनता है, और सॉल्यूट जो होता है वो कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट के अंदर मिलाया जाता है। तो यानी जिस चीज के अंदर जो चीज मिलाई जाएगी, ठीक है, जो चीज मिलाई जाएगी वो सॉल्यूट कहलाएगी, और जो चीज के अंदर मिलाई जाएगी, मतलब जो चीज कम अमाउंट में होगी और उसको मिलाया जाएगा बड़ी ज्यादा वाली चीज के अंदर, तो जो कम चीज होगी जिसको मिलाया जाएगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और जो ज्यादा चीज होगी जिसके अंदर मिलाया जाएगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और इन दोनों के मिलाने से जो चीज बनेगी उसको सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, शुगर को हम मिलाते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। शुगर को मिलाते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर, तो शुगर सॉल्यूशन बनता है। ठीक है ना, लेकिन शुगर इसमें क्या है? सॉल्यूट है, और वाटर क्या है? इसमें सॉल्वेंट है। तो जो चीज मिलाई जाती है, यानी शुगर मिलाई जा रही है किसके अंदर? जिस चीज के अंदर मिलाई जा रही है, ठीक है, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो मिल के बनता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो सॉल्यूट मिलाया जाता है सॉल्वेंट के अंदर और मिलकर क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन जो आपके तीन तरह के हो सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन जिसको होमोजीनियस सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, और ये दोनों जो हैं वो हेट्रोजीनियस की एग्जांपल है। मतलब अगर हम कैटेगराइज करें तो जो ट्रू सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस टाइप का हो गया, और ये जो बाकी दोनों कॉलोइडल और सस्पेंशन ये हेट्रोजीनियस टाइप के हो गए। और मैं आपको थोड़ा सा और ऊपर बताना चाहूंगा, देखिए ध्यान से, आपने देखा था मिक्सचर के टू टाइप थे, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस में मैंने आपको बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस कहलाता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन को ही ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। और सॉल्यूशन की अगर हम बात करें कॉलोइडल की या सस्पेंशन की, तो ये हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आते हैं, बट इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। साथ में एक चीज आपको और बोलूंगा कि एक मेरा अपना बनाया हुआ रूल है, डीडीटी का रूल। ठीक है, उस रूल को हम बोलते हैं डी फॉर डॉग एंड टी फॉर टेबल। ठीक है, तो डीडीटी मतलब डी स्टैंड फॉर डेफिनेशन, डी स्टैंड फॉर डिफरेंस एंड टी स्टैंड फॉर टेबल। तो डिफरेंस, डेफिनेशन एंड टेबल, ये आपको हमेशा याद रखना है। डिफरेंस, डेफिनेशन एंड टेबल जहां पर भी दिखेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूँ, डीडीटी का रूल है डिफरेंस, डेफिनेशन एंड टेबल, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जरा टाइप ऑफ सॉल्यूशन के डिफरेंस के बीच में। तो ट्रू सॉल्यूशन में पहला जो डिफरेंस दे रखा है वो ये दे रखा है कि साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज स्मॉलेस्ट। सॉल्यूट जो मिलाए जाते हैं पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर, उनकी जो साइज होता है वो सबसे कम होता है ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से घुल जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है छोटे होंगे तभी घुलेंगे। ठीक है, कोलोइडल के अंदर इनका जो साइज होता है सॉलिड पार्टिकल का थोड़ा सा बिगर होता है ट्रू सॉल्यूशन से, बट स्मॉलर होता है सस्पेंशन यानी इन वाले पार्टिकल से। ठीक है, और इनकी जो लेंथ होती है वो बिटवीन 10⁹ टू 10⁶ मीटर के बीच में होती है। और सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं सबसे बिगेस्ट साइज के होते हैं, इनका जो साइज होता है वो बिगेस्ट होता है, 10⁻⁻⁶ से भी बड़ा होता है। ठीक है, और सॉल्यूट पार्टिकल की बात करते हैं, कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, खुली आंखों से नहीं देखा सकता सॉल्यूट पार्टिकल को। ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर, किसमें? होमोजीनियस सॉल्यूशन में या ट्रू सॉल्यूशन में। और अगर हम बात करते हैं कोलोइडल की, तो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी सीन विद द नेकेड आई, खुली आंखों से देखे जा सकते हैं। ठीक है, सॉरी इसमें भी नहीं देखे जा सकते, कांट बी सीन। ठीक है, और कैन बी सीन विद नेकेड आईज, इसमें खुली आंखों से नहीं देखे जा सकते। ठीक है, मतलब पहले वाले में जो है वो तो नहीं देखे जा सकते, दूसरे में भी नहीं देखे जा सकते, और तीसरे में देखे जा सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब इसमें चीज़ें अच्छी तरीके से घुल जाती हैं और फिक्स प्रोपोर्शन में मिल जाती हैं अच्छी तरीके से। ईच एंड एवरी पार्ट जो होता है उसका वो बराबर मात्रा में सॉल्यूट को अपने अंदर कंटेंट करता है। ठीक है, और दूसरा वाला जो है इसमें, यानी कि जो कॉलोइडल है, इसमें लगता है ये होमोजीनियस है, क्योंकि चीज़ें अच्छे से घुल जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं,
बट एक्चुअली ये हेट्रोजीनियस होता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिल्क है, ठीक है। और थर्ड वाला तो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन ही होता है, क्योंकि इसमें चीज़ें अलग से दिखाई पड़ती हैं और पार्टिकल जो है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग मिक्सचर कंबाइन करते हैं, यानी कहीं पे सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल आपको ज़्यादा मिलेगा और कहीं पे कम मिलेगा। और फोर्थ है आपका पार्टिकल कांट बी सीन सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू जो पार्टिकल हम अलग नहीं किए जा सकते। इसमें कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसमें भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। और इसमें कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं तो इसलिए फिल्टर करके अलग किए जा सकते हैं। ये जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार देखा जा सकता है। जैसे हम चीनी को पानी के अंदर अगर मिलाएंगे तो हम अगर टॉर्च मारते हैं तो आर पार रोशनी जाएगी, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता बल्कि ट्रांसलूसेंट होता है, यानी थोड़ा सा धुंधला दिखेगा। और ये तो ओपेक होता है, इसमें तो आर पार लाइट जा ही नहीं सकती, ठीक है। इसमें जाती है बीच वाले में, ठीक है, किसके अंदर? कॉलोइडल के अंदर, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जाती है, ट्रांसलूसेंट होती है। इसमें तो बिल्कुल ही नहीं जाती है, इसलिए इसको ओपेक बोलते हैं, आर पार दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये कौन सा कैटेगरी था? सस्पेंशन के अंदर। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ये स्टेबल सॉल्यूशन होता है, यानी कि सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग। जब ये स्टेबल सॉल्यूशन का मतलब है कि जब इसके पार्टिकल्स को मतलब इसके सॉल्यूशन को हम छोड़ दें काफ़ी देर तक तो इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो नीचे नहीं बैठते हैं। जबकि अदर में अगर अनस्टेबल सॉल्यूशन की बात करें जैसे हेट्रोजीनियस की, ठीक है, जो कि कॉलोइडल है आपका या सस्पेंशन है आपका, उसमें जो पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो मिट्टी को अगर मिलाते हैं पानी के अंदर तो पार्टिकल मिट्टी के नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, और पानी ऊपर रह जाएगा साफ। और इसमें भी स्टेबल होता है, किसके अंदर? आपका कोलोइडल के अंदर। और ट्रू सॉल्यूशन के अंदर भी स्टेबल होता है, यानी कि सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग, सेटल डाउन नहीं होते रखने पर। जबकि इसमें अनस्टेबल होता है, किसमें? हेट्रोजीनियस यानी कि सस्पेंशन वाले टाइप में, ठीक है। और सस्पेंशन में क्या होता है? पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? देखिए, जब कभी कमरे में आपने देखा होगा कई बार कि छोटी सी सूरज की किरण जब आती है तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हमको दिखाई पड़ते हैं, धूल के कण क्लियरली दिखाई पड़ते हैं। और वो दिखाई क्यों पड़ते हैं? क्योंकि सूर्य की रोशनी, सन की रे जब एक पार्टिकल से टकराती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है दूसरे पार्टिकल तक, दूसरा पार्टिकल तीसरे से, और इस तरीके से सारे पार्टिकल आपस में एक दूसरे तक रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कि वो उनमें एक चमक उत्पन्न होती है और वो हमको दिखाई पड़ते हैं क्लियरली, ठीक है। और ऐसा होता तभी है जब एक सिंगल रे आ जाती है, मतलब एक बीम लाइट की आती है कमरे में या कहीं जंगलों में, आपने देखा होगा ऐसा, तब भी पेड़ों से जब निकल के आती है तो उस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से निकल के टकरा कर रोशनी के थ्रू चमकता है और दिखाई पड़ते हैं हमको डस्ट पार्टिकल, इस डस्ट पार्टिकल के चमकने को, ठीक है, इस पार्टिकल के चमकने को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें तो डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, इसमें टिंडल इफेक्ट शो होता है, ठीक है। और इसमें सस्पेंशन के अंदर जो है वो मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, दिखाई दे भी पड़ सकता है और नहीं भी पड़ सकता है। एट्स कैटेगरी है, मतलब एट्स डिफरेंस है। डीडीटी का रूल याद रखेंगे, डिफरेंस, डेफिनेशन और टेबल। तो एट्स जो डिफरेंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुनेंगे ध्यान से। सॉल्यूशन डिफ्यूजेस रेपिडेटली थ्रू द फिल्टर पेपर एज वेल एज परचेंट पेपर। तो सॉल्यूशन जो है वो डिफ्यूज हो जाता है इसमें तेजी से, ठीक है, फिल्टर पेपर के थ्रू या परचमेंट पेपर के थ्रू। जबकि कॉलोइडल पार्टिकल पास थ्रू द फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू द परचमेंट पेपर। कॉलोइडल पार्टिकल जो है वो फिल्टर तो हो जाते हैं, किसके थ्रू? पास हो जाते हैं, किसके थ्रू? फिल्टर पेपर के थ्रू, बस परचमेंट पेपर के थ्रू पास नहीं हो पाते, क्योंकि ये काफी बारीक होता है। और सस्पेंशन में पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर एज वेल एज परचमेंट, दोनों में से किसी से भी पास नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि ये काफी बड़े होते हैं साइज में। और लास्ट है शुगर एंड वाटर, इसका एग्जाम्पल है, जिसमें कि आप कह सकते हैं एक तरीके का होमोजीनियस सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन है ये। और मिल्क और ब्लड जो है वो किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में भी कोलोइडल का एग्जाम्पल है। और थर्ड जो है सैंड और मड जो है वो किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में भी सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। तो ये पर ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल इनको पूछ लेता है कई बार पेपर में, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अब कॉमन एग्जाम्पल कोलोइडल के कौन से हैं? लिक्विड, सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है। डिस्पर्सन मीडियम क्या है? गैस है। एरोसोल, फॉग या क्लाउड। सॉलिड की फॉर्म में अगर हम बात करते हैं, है ना, सॉलिड जिसमें सॉलिड है और सॉल्वेंट कौन है? गैस है, यानी सॉलिड को जब गैस के अंदर, तो एरोसोल में स्मोक है। तो ये सारे हैं, आप एक बार ध्यान से देखें। गैस के अंदर लिक्विड, गैस जो है आपका वो सॉलिड पार्टिकल में गैस मिलेगा, किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो फोम बनता है, शेविंग क्रीम जिससे बनती है। लिक्विड में लिक्विड है ना, लिक्विड ही सॉल्वेंट है और लिक्विड ही सॉल्यूट है इस वाले केस में। और उससे क्या बनता है हमारा? एम्बुलिज्म बनता है। मिल्क, फेस क्रीम, ये सारे एग्जाम्पल है। तो ये आप थोड़ा सा एक बारी वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करके पढ़ लीजिएगा। और ये याद करने वाली ही चीज़ है कि डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है, इसमें सॉल्यूट क्या होता है, क्या मिलाने से क्या बनता है, टाइप क्या होती है उसकी, किस फॉर्म में होता है, ठीक है, फोम की फॉर्म में होगा या एरोसोल होगा या एम्बुलिज्म होगा, ये क्या होगा, इस और इसके एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो इसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं गैस इन गैस इज नॉट ए कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी गैस को जब गैस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं है, इट इज कॉल्ड अ मिक्सचर, इसको मिक्सचर कहा जाएगा। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन की किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि उसमें जो मात्रा है सॉल्यूट की, यानी कितना गाढ़ा है वो चीज या कितना ज्यादा वो असरदार है, वो इस चीज से जांचा जा सकता है कि उसमें कितनी अधिक मात्रा है सॉल्यूट पार्टिकल की। ठीक है, तो वो कैसे हम चेक करेंगे, दो फॉर्मूले, एक मास बाय मास परसेंटेज और एक मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज में हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखते हैं, कितना सॉल्यूट मिलाया गया है, कितने सॉल्यूशन के अंदर मिलाया गया है उसका भी मास लेते हैं, सॉल्यूशन का भी, और इनटू 100 कर देते हैं परसेंटेज के लिए। ठीक है, और मास बाय वॉल्यूम में बस सेम है, मास ऑफ सॉल्यूट तो लेते हैं लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे लेते हैं, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हैं या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेके इनटू 100 कर देते हैं। तो इससे भी हमको पता चल जाता है कि क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें मिलाया गया है, चाहे मास बाई मास सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज या सॉल्यूशन की बात करें। ठीक है, तो मास बाई मास परसेंटेज में ये फॉर्मूला है और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में ये फॉर्मूला है। दोनों ही तरीके से आप कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की जांच कर सकते हैं, कितना गाढ़ा या कितना हल्का है, कितना डाइल्यूटेड है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, या फाइंड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा सॉल्यूट की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा वीक होगा या आप कह सकते हो डाइल्यूटेड होगा, उतना ज़्यादा उसमें वाटर की मात्रा या जो भी उसका सॉल्वेंट है उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। वीक होने पे सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगी और कॉन्सेंट्रेटेड होने पे सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेपरेशन मेथड्स की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सेपरेशन मेथड पेपर में आता ही है। ठीक है, और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी भर भर के आते हैं, तो थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, सारे बेनिफिट्स, फायदे, नुकसान और क्या इसकी प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा हैं वो सारे आपको समझना है। पहला है एवोपोरेशन। एवोपोरेशन में क्या होता है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है पहले आप वो समझिए कि कहाँ पर एवोपोरेशन हम यूज करेंगे। तो आउट ऑफ टू कंपोनेंट, जब दो कंपोनेंट में से एक मिक्सचर जो है वो एवोपोरेट होने वाला हो, जिसका लेस बॉइलिंग पॉइंट हो, जाहिर सी बात है जब हम उसको हीट करेंगे तो वो चूंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है तो वो भाप बन के उड़ जाएगा और दूसरी चीज नीचे रह जाएगी सतह पे, है ना, सरफेस पे। तो इस तरीके से दोनों मिक्सचर अलग हो जाएंगे। तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं जहां पर एक का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे के बॉइलिंग पॉइंट से लेस है। ठीक है, एंड अदर हैज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो एक का जब लेस बॉइलिंग पॉइंट हो दूसरे का हायर बॉइलिंग पॉइंट हो, वहां पर आपको एवोपोरेशन यूज करना चाहिए। एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ डाई, हायर बॉइलिंग पॉइंट, एंड द वाटर जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। आउट ऑफ वाटर एंड डाई, वाटर एवोपोरेट हो जाएगा और डाई जो लेफ्ट बिहाइंड इन द पेट्री डिश। इसका एग्जांपल ये फिगर के थ्रू दे रखा है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं सेंट्रीफिकेशन की। सेंट्रीफिकेशन जो होता है इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है, व्हेन मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट, ये मिक्सचर को हम बहुत तेजी से घुमाते हैं तो डेंसर पार्टिकल यानी जो भारी पार्टिकल होते हैं वो जो होते हैं वो बॉटम में बैठ जाते हैं और लाइटर पार्टिकल ऊपर उठ के आ जाते हैं, स्टे अबव। तो लाइटेस्ट पार्टिकल सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद लाइटर थोड़ा उससे भारी, और सबसे जो डेंस पार्टिकल होगा गाढ़ा वो नीचे रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, कैन यू थिंक व्हाट इज द टोन्ड एंड डबल टोन्ड मिल्क। भाई जाहिर सी बात है टोन थोड़ा सा हल्का होता है और डबल टोन जो होता है वो गाढ़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम बात करते हैं, अगर मक्खन वगैरह निकालते हैं, दही वगैरह, दूध वगैरह के बारे में आपने देखा तो दूध हमेशा ऊपर होगा, ठीक है, उससे नीचे फिर मक्खन वगैरह, है ना। या अगर मक्खन हल्का है तो मक्खन ऊपर आ जाएगा, वो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं, एप्लीकेशन की, यूज इन डायग्नोस्टिक लैब फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, यहाँ पर भी इनका यूज होता है। ठीक है, ये जो मेथड है आपको जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, सेंट्रीफिकेशन, ये आपका कहाँ यूज होता है, कहाँ का, डायग्नोस्टिक लैब में ब्लड और यूरिन टेस्ट के अंदर यूज होता है। यूज इन डायरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, है ना, बटर को क्रीम से अलग करने के लिए यूज होता है। यूज इन वॉशिंग मशीन ड्रायर टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स, है ना, वहाँ पे भी यूज होता है। हैव यू सीन डस्ट पार्टिकल फ्रॉम आवर क्लोथ सेटल एट द बॉटम ऑफ द वॉशिंग टब, डू यू नो व्हाई, क्योंकि वो भारी होते हैं। बोलो वॉशिंग जो डस्ट, जब हम धोते हैं अपने कपड़ों को तो जो डस्ट होता है वो सेटल डाउन हो जाता है नीचे, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि भाई भारी होता है वजन में। हाँ, तो इस चक्करों में ये नीचे बैठ जाता है, क्यों, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है उससे उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। और अभी हमने सेंट्रीफ्यूगेशन में पढ़ा कि जो डेंस पार्टिकल होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, तो वही चीज़ होता है वहाँ पे, इसका प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगेशन का भी यूज होता है। डिफरेंशियल इंट्रैक्शन है, बेसिक प्रिंसिपल क्या इसका है, टू इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड ऐसे लिक्विड होते हैं जो कि मिलते नहीं आपस में, घुलते नहीं है, जैसे तेल और पानी कभी आपस में मिक्स नहीं होते, विच डू नॉट डिजोल्व इन ईच अदर, एक दूसरे में मिलते नहीं है, कैन इजिली सेपरेटेड बाई पुटिंग इन अ डिफरेंशियल इंट्रैक्शन फनल, सेपरेटिंग फनल। डिफरेंशियल इंट्रैक्शन फनल भी बोलते हैं या सेपरेटिंग फनल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके इसमें दो ऐसी चीजें मिला दी जाती है जैसे लाइक वाटर एंड ऑयल, ठीक है, मिला दिए जाते हैं जो मिलते नहीं आपस में, कभी घुलेंगे नहीं एक दूसरे में। और उसमें से क्या होता है, जो लाइटेस्ट चीज होगी आपको पता है वो ऊपर आ जाएगी और जो डेंसर पार्टिकल होगा वो नीचे होगा। जैसे सेपरेटिंग फनल के अंदर आप बात करिए केरोसिन ऑयल और वाटर को मिला दिया जाए तो वाटर जो है वो डेंसर पार्टिकल इसलिए वो नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एक स्टॉक कॉक है, इसको आप खोल सकते हैं एक तरीके का, आप ये लॉक है, ठीक है, इसको आप जब खोलेंगे तो वाटर यहाँ से बह के निकल जाएगा, अलग हो जाएगा,
और केरोसिन ऑयल यहाँ पे रह जाएगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। लिखा भी है एग्जाम्पल के लिए, वाटर फ्रॉम ऑयल कैन बी सेपरेटेड बाय फर्स्ट ओपनिंग द स्टॉप कॉक टिल द वाटर इज रिमूव, जब तक कि पानी निकल ना जाए बीकर के अंदर, देन आफ्टरवर्ड ऑयल कैन बी कलेक्टेड इन द स्पीकर बीकर। ठीक है, इसके बाद जो वाटर है वो कलेक्ट किया जा सकता है सेपरेट बीकर के अंदर। ठीक है, बीकर के अंदर उसके बाद ऑयल को कलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ तक जो आप देख रहे हैं लाइनिंग है, यहाँ तक आप खोल दीजिए, इतना पानी निकल जाएगा। उसके बाद आप इसको स्टॉप कॉक को कस दीजिए और जो बाकी का बचा हुआ केरोसिन ऑयल है उसको आप इकट्ठा कर लीजिए किसी बर्तन में, ये आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसकी, सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल को वाटर से अलग करने के लिए इसका इस मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन करते हैं आयरन का फ्रॉम इट्स ओर, आयरन का उसके ओर से हटाने के लिए, निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं इस मेथड का। लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द एबव द मोल्टन आयरन, लाइटर स्लैग यूज होता है। ठीक है, मोल्टन आयरन की तरफ से। सबलाइमेशन की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो अब अगला प्रोसेस हमारा सबलाइमेशन है। इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आउट ऑफ टू कंपोनेंट वन विल सबलाइम, यानी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैस से सॉलिड में या फिर सॉलिड से गैस में। ये आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया भी था, अगर आपको ध्यान हो तो। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देखिए। देन आफ्टर इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ आपको क्लियर होगा पहले से। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, बट फिर भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आउट ऑफ टू कंपोनेंट वन विल सबलाइम, एक डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी गैस में या फिर सॉलिड में, डिपेंड करता है, अगर गैस है तो सॉलिड में और सॉलिड है तो गैस में। गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्जन के प्रोसेस को सबलाइमेशन बोलते हैं। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि दो में से अगर एक चीज डायरेक्टली कन्वर्ट होने वाली है सॉलिड से गैस में या गैस से सॉलिड में, तो दूसरी वाली नहीं है, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। जैसे NH4Cl है अमोनियम क्लोराइड और NaCl कॉमन सॉल्ट है, मिक्स किया जाता है इजिली सेपरेटेड बाय हीटिंग, सो दैट NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो सबलाइम हो जाएगी, बट कॉमन सॉल्ट जो है वो रह जाएगा बिहाइंड। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर सारा फिगर है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। कैम्फोर यानी कि हम बात करते हैं एप्लीकेशन की क्या है, कैम्फोर यानी कि आपका जो कपूर होता है पूजा करने के लिए, वो नेप्थलीन है, एंथ्रेसिन है, और बाकी जो अमोनियम क्लोराइड है, ये सारे डायरेक्टली सबलाइम हो जाते हैं, भाप बन के उड़ जाते हैं। एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, पेपर में 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, क्रोमोटोग्राफी की बात कर लेते हैं। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है, कलर्ड कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के, कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग एब्जॉर्बेंट ऑन विच दे आर एब्जॉर्ब एट डिफरेंट रेट, एक कलर एब्जॉर्बेंट के थ्रू से उसको अलग अलग एब्जॉर्बिंग रेट पर, डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्बिंग रेट पर एब्जॉर्ब किया जा सकता है, यानी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, व्हेन वाटर और एनी सुटेबल सॉल्वेंट मूव अप। ठीक है, क्रोमोटोग्राफी पेपर इंक विद टू डिफरेंट कलर्स सेपरेट बोथ कलर्स एट एब्जॉर्ब द डिफरेंट स्पीड, किसी एक कलर को पहले सोख लेता है और दूसरा कलर वहीं पे रह जाता है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। सॉल्वेंट का लेवल है ये, रेड इंक है और ब्लू इंक है, मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू इंक एंड लाइन ड्रॉ बाई पेंसिल। तो एप्लीकेशन इसका टू सेपरेट कलर ऑफ डाई, डाई के कलर को सेपरेट करने के लिए इसका यूज होता है। सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स लाइक क्लोरोफिल, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ठीक है, ड्रग्स को ब्लड से अलग करने के लिए भी इसका यूज होता है। कैन यू गेस व्हाट इज डन व्हेन एथलीट अंडरगो डोपिंग टेस्ट फॉर द देयर ब्लड, ब्लड के डोपिंग टेस्ट के लिए जब जाते हैं तो कौन सा मेथड या कौन सा प्रोसेस यूज होता है, सेम यही प्रोसेस, यही मेथड यूज होता है क्रोमोटोग्राफी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और अब हम बात करते हैं डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन में 2 तरह के होते हैं, हमने अभी समरी में थोड़ी देर पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था 2 तरीके के होते हैं। एक नॉर्मल डिस्टिलेशन होता है जिसको जनरल डिस्टिलेशन या सामान्य डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, और दूसरा आपका जो होता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, तो उसको भी आपको समझना है, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो पहला बेसिक प्रिंसिपल इसका समझ लेते हैं, आउट ऑफ टू कंपोनेंट वन हैज ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड अनदर हैज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक जैसे एवोपोरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था या बेसिक प्रिंसिपल था, उसके बेसिस पे ये भी वर्क करता है। दिस इज यूज टू सेपरेट 2 और मोर मिसिएबल लिक्विड्स, मिसिएबल यानी जो मिलने वाले होते हैं। ठीक है, तो अगर मिलने वाले हैं तो आपस में घुल जाएंगे। ठीक है, तो घुल जाएंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक को हीट करेंगे एवोपोरेट होकर, दूसरा ये नली आप फिगर देख पा रहे हैं, यहाँ से उठ के ये नली बंद है यहाँ पे कॉर्क, तो यहाँ पे तो जा नहीं पाएगा, लेट करे वाटर और कोई और दूसरी चीज लाइक नमक ही आप मान लीजिए, सॉल्ट, तो सॉल्ट तो यहाँ पे रह जाएगा और जो वाटर वो भाप बन के इस नली से होता हुआ इस बीकर में आ जाएगा। तो एक चीज तो यहाँ से सेपरेट होकर यहाँ पे आ जाएगी और दूसरी चीज इस वाले बॉटल के अंदर रह जाएगी। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। When mixture of acetone and water is heated, acetone having less boiling point boils and moves to the delivery tube, with which it condenses back to liquid with the help of condenser clamped on it. Thus acetone is separated out in the beaker and water is left in the distillation flask. तो यही होगा, वाटर और एसीटोन का जब मिलाया जाएगा तो एसीटोन ऐसे भाप बन के उड़ के, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट हल्का होता है, इस बीकर से होते हुए यहाँ पे, मतलब इस नली से होते हुए यहाँ पे इस बीकर में आ जाएगा, जबकि वाटर ऑन द अदर हैंड यहीं पे रह जाएगा। तो इस तरीके से दोनों मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं।
नोट क्या बोल रखा है, इफ देयर आर मोर देन 2 कंपोनेंट, या लिक्विड दो या दो से ज्यादा लिक्विड होते हैं मिक्स्ड आपस में, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है जिनके, तो देन वी कैन यूज फ्रैक्शनल कॉलम और सेपरेट ऑल द कंपोनेंट फ्रॉम ईच अदर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं, दिस प्रोसेस इज डन फॉर एयर, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। तो आप थोड़ा सा फिगर देख सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जैसे 4 कंपोनेंट है ए बी सी डी, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे पा रहे हैं, तो उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। लिखा भी है पेट्रोलियम और उसके जो कंपोनेंट है वो सेपरेट किया जाता है, लाइक पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेंट, ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल एंड पेट्रोलियम गैस बाय दिस मेथड। इस मेथड के थ्रू ये सारे अलग किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर अब हम पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ये सारे अलग किया जाता है, और अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एयर इज ऑल्सो सेपरेटेड बाय दिस मेथड, एयर को भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ही अलग किया जाता है। अब हम बात करते हैं compressed and cooled liquid air allowed to warm up slowly in the fractional column, gases separated at different heights। अब ये जो वाटर के साथ साथ एयर का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, इसमें बोल रहा है लिक्विड एयर, यानी एयर मान लीजिए आपकी लिक्विड फॉर्म में है, या फिर एयर आपकी जो ठंडी है वो भारी होती है आपको पता है, तो उसको गर्म करने से वो थोड़ा ऊपर उठती है और जगह जगह खाली होता है उसमें फिर दूसरे गैस को उसकी जगह ले लेते हैं। तो गैस जो है सेपरेट हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे अलग अलग बेसिस पे, क्योंकि उन पर टेम्परेचर और जो प्रेशर और हीट है वो अलग अलग होता है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग हाइट अलग अलग चूज कर लेते हैं लेवल, उसके अकॉर्डिंग वो अलग हो जाती है। तो सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अगर हम बात करें, इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज में भी इसका यूज होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, पेट्रोकेमिकल्स में, केमिकल प्लांट्स में, नेचुरल गैस, ठीक है, क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन प्लांट्स, और इन ऑयल रिफाइनरीज टू सेपरेट क्रूड ऑयल into useful substances or fractions in the process of organic juice in the separation of oxygen, liquid nitrogen and argon from air। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में ये यूज होता है। क्रिस्टलेशन की बात करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, टू रिमूव impurities from a mixture by first dissolving in a suitable solvent and then crystalline out component। तो पहला तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि रिमूव करना impurities मिक्सचर में से, पहले उसको डिसॉल्व करते हैं एक सुटेबल सॉल्वेंट में, ठीक है, यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर उसको डाला जाता है, और देन फिर उसको क्रिस्टलाइज करके यानी रिएक्शन करवा के किसी एसिडिक सॉल्यूशन से या किसी चीज़ से एक कंपोनेंट को अलग कर दिया जाता है। एग्जांपल के लिए अगर आप कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स ले लो जो कि इम्प्योर हैं, उनको फर्स्ट डिसॉल्व किया जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में, और देन उनको हीट किया जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। नाउ दिस सॉल्यूशन इज लेफ्ट ओवरनाइट, इसको रात भर रखा जाएगा, सो ओनली प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो है वो फॉर्म होंगे, वेयर द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट behind in the solution। The solution can be thus filtered so as to get pure copper sulfate। इन सॉल्यूशन को जो है वो फिल्टर किया जाएगा ताकि प्योर कॉपर सल्फेट पाया जाए फिल्टर पेपर पे, और दिस क्रिस्टलेशन क्या है बेटर हो है एवोपरेशन से। तो इस तरीके से एवोपरेशन करते हैं। अब बोले क्या है क्रिस्टलेशन बेटर है एवोपरेशन से, तो रीजन पढ़ेंगे, लिखा भी है वाई क्रिस्टलेशन बेटर देन एवोपरेशन। तो वाई जब ये वर्ड बोला तो ऑब्वियस सी बात है क्रिस्टलेशन जो है वो बेटर है एवोपरेशन से, क्यों, उसका रीजन पढ़ेंगे, दो रीजन दे रखा है। पहला बोला सम सॉलिड डिकम्पोजेस और गेट चैर्ड अपॉन हीटिंग टू ड्राइनेस ड्यूरिंग एवोपोरेशन। एग्जांपल शुगर, कुछ ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं और जो है वो बिखर जाते हैं ड्राइनेस के कारण एवोपोरेशन में, जैसे शुगर, या भाप बन के उसके साथ ही जैसे जो दूसरा मिक्सचर उसके साथ भी कई हद तक उड़ जाते हैं। लेकिन क्रिस्टलेशन में ऐसा नहीं होता है। सम इम्प्योरिटीज रिमाइन डिजोल्व इन सॉल्यूशन आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद भी कुछ इम्प्योरिटी जो है वो डिजोल्व रहते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। ऑन द अदर हैंड एवोपोरेशन, ऑन एवोपोरेशन दिस इम्प्योरिटीज डू नॉट एवोपोरेट एंड रिमेन विद द मिक्सचर। और एवोपोरेशन में ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो एवोपोरेट होकर भाप बन के ऊपर मिक्सचर की तरफ मतलब अलग नहीं होती, उड़ती नहीं है, वो वहीं पे रह जाती है, तो कहीं ना कहीं मिक्सचर जो है इम्प्योर रह जाता है। तो इसलिए क्रिस्टलेशन इज फार बेटर देन एवोपोरेशन। पेपर में अगर क्वेश्चन आए एक नंबर में कि एवोपोरेशन और क्रिस्टलेशन में बेटर कौन सा है और क्यों है, तो आप ये दोनों रीजन दे सकते हैं कि हमेशा क्रिस्टलेशन बेटर होता है एवोपोरेशन से, और रीजन ये है कि वो जो इम्प्योरिटीज है उसको भी क्रिस्टलेशन के थ्रू हम प्योर कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर से हम प्योरीफाई करते हैं सॉल्ट को, और सेपरेशन ऑफ द क्रिस्टल्स लाइक एल्यूमिनियम का पिटकरी बोलते हैं इसको, कॉपर सल्फेट बोलते हैं, फ्रॉम देयर इम्प्योर क्रिस्टल्स। अब हम बात करते हैं वाटर के प्यूरिफिकेशन की, वाटर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। रिजर्वियर्स में इम्प्योर वाटर होता है, उसका सैंडिमेंटेशन करते हैं टैंक के अंदर, यानी सॉलिड सेटल डाउन हो जाता है फिर, है ना, सैंड डाल के उसको प्योर करते हैं, सैंडिमेंटेशन बोलते हैं उसको, और सॉलिड जो होता है वो सेटल डाउन हो जाता है। फिर लोडिंग टैंक, ठीक है, लोड करते हैं टैंक को, सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज यूजिंग एलम एक्सेट्रा। और ये होने के बाद अगला स्टेप है फिल्ट्रेशन टैंक, ठीक है, ऑल इम्प्योरिटीज फिल्टर हो जाती हैं इसमें। और फिर क्लोरिनेशन करते हैं, यानी उसमें क्लोरीन की गोलियां डालते हैं टैंक के अंदर, तो एडिशन करते हैं क्लोरीन की गोलियां, और किस लिए डालते हैं, किल करने के लिए जर्म्स को,
क्योंकि क्लोरीन जो है वो प्योर कर देती है ना पानी को। आपने सुना ही होगा टैंकर वगैरह के जो पानी आते हैं कई लोगों के घरों में या कई जगहों पे, वो उसमें क्लोरीन की गोलियां भी लेके आते हैं। ज़्यादा क्लोरीन की गोलियां डालने से पानी का कलर हल्का येलो भी हो जाता है, लेकिन उससे जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। हालांकि ज़्यादा क्लोरीन नहीं डालना चाहिए, वो भी बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वाटर फिर सप्लाई कर देते हैं होम्स में। तो पहले फिल्ट्रेशन होता है टैंक का, फिर उसमें क्लोरीन की गोलियां डाली जाती है ताकि जर्म्स को मारा जा सकता है, और फिर वो वाटर सप्लाई होता है होम्स तक। अब बात करते हैं फिर से डीडीटी का रूल आ गया, तो वही डिफरेंस डेफिनेशन और टेबल। तो यहाँ पर टेबल आ गई, तो जाहिर सी बात है ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंजेस के लिए। तो केमिकल चेंजेस जो है तो इजीली रिवर्स नहीं होते हैं, जबकि फिजिकल चेंजेस इजीली रिवर्स हो जाते हैं। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। और डीडीटी का रूल तो बार बार बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, डिफरेंस डेफिनेशन और टेबल। इसमें नए प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, फिजिकल चेंजेस में नए प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होते। इसमें जो रिएक्टेंट है वो यूज होते हैं, इसमें ऑफन स्टेट चेंज होती है। इसमें जो है वो हीट किया जाता है, लाइट दिया जाता है, साउंड या फ्यूजिंग किया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, आइस मेल्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस होती है, परसिपिशन फॉर्म हो सकता है, एग्जांपल के लिए वुड बर्निंग, है ना। तो ये सारे एग्जांपल है। एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। जो मेटल है वो लस्टरस होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल जो है वो नॉन लस्टरस होते हैं। मेटलॉइड्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखते हैं बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और मेटल की और भी प्रॉपर्टीज है, लाइक मेटल जो है वो डक्टाइल है, ठीक है। मेलेबल है, डक्टाइल है। मेलेबल वर्ड का मतलब क्या होता है, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, इनको पीट के जो है वो चादरें बनाई जा सकती है, खींच के तारे बनाई जा सकती हैं। सोनरस होता है ताकि साउंड प्रोड्यूस होता है, सोनरस मतलब पीटने पर में साउंड प्रोड्यूस होता है। ये नॉन सोनरस होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, लाइक वुड, पीटने पर साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। इनसे जो चादरें हैं और जो आप कह सकते हो वायर्स हैं वो नहीं बनाई जा सकती खींच के। इसके एग्जाम्पल जो है मेटलॉइड्स के, कुछ कुछ एग्जाम्पल जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आता है, उसके एग्जाम्पल है बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन। मेटल के एग्जाम्पल आपके हो गए आयरन, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर। नॉन मेटल का हो गया वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल, और ये बैड कंडक्टर होते हैं नॉन मेटल। और मेटलॉइड्स का इसके रिलेटेड कुछ दिया ही नहीं है, कुछ होते हैं कुछ नहीं भी होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल में था गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये सब हो जाएगा, और इसका ऑक्सीजन, फॉस्फोरस वगैरह हो गया। अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं टू द पॉइंट ट्रिक के अनुसार, तो आप ऐसा समझ लो, जितने भी आपके पार्टिकल, आप कह सकते हैं एक तरीके से सॉलिड फॉर्म में है, जितने भी आपके एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में, मेजोरिटी, सिर्फ एक आप कह सकते हो इसको छोड़ के जो मरकरी है, मरकरी जिसका सिंबल Hg होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, हालांकि वो भी मेटल है। नहीं तो जितने भी मेटल होते हैं वो सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट Hg यानी कि मरकरी को छोड़ के। मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसी तरीके से जितने भी गैसेज होती हैं वो आपके नॉन मेटल होती है, एक्सेप्ट एक ब्रोमीन को छोड़ के। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है, लेकिन वो होता नॉन मेटल ही है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। बाकी तो आपके मेटलॉइड्स हैं, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सॉलिड आपके जितने भी होते हैं वो मेटल, और लिक्विड जितने भी आपके होते हैं, सॉरी गैसेज जितने भी आपके होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके नॉन मेटल्स होते हैं। और मेटलॉइड दोनों का मिक्सचर होते हैं। जो सॉलिड है उसमें सिर्फ एक ही आपका अपवाद है, जिसको आप कह सकते हैं एक्सेप्शन, वो है मरकरी, जिसका सिंबल Hg होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है एक्सेप्ट मेटल होने के बाद भी। और जो ब्रोमीन है वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है गैस होने के बाद भी, यानी कि वो नॉन मेटल होने के बाद भी, जबकि सारे नॉन मेटल गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। और सारे जो मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, एक्सेप्ट इसमें Hg यानी कि मरकरी, और इसमें ब्रोमीन यानी कि लिक्विड फॉर्म में दोनों जो होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की और कंपाउंड की, तो थोड़ा इसमें भी डिफरेंस पढ़ देते हैं। मिक्सचर जो है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स, सो नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। इसमें एलिमेंट या कंपाउंड जो होता है वो सिंपली मिक्स किए जाते हैं मिक्सचर के अंदर, तो कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। जैसे नींबू और पानी को मिलाओगे आप, तो दो अलग अलग सब्सटेंस को, पानी एक अलग सब्सटेंस और नींबू एक अलग सब्सटेंस है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, उसको आपने मिलाया तो कोई भी नया चीज़ फॉर्म नहीं होगा, नींबू और पानी की प्रॉपर्टी वो रखेगा। जबकि कंपाउंड के अंदर दो अलग अलग प्रॉपर्टी, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपने मिलाया, तो हाइड्रोजन भी गैस थी लेकिन एक अलग एलिमेंट था, और ऑक्सीजन भी गैस था लेकिन अलग एलिमेंट था। मिलाने पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जिसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है, जैसे वाटर, ठीक है। एलिमेंट जो है वो कंबाइन नहीं करते फिक्स रेशियो में, जबकि जो कंपाउंड है वो फिक्स रेशियो में कंबाइन करके एक फिक्स रेशियो बनाते हैं, ठीक है। और ये कंबाइन करते हैं टुगेदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। मिक्सचर जो होता है वो शो करते हैं प्रॉपर्टी अपने कंपोनेंट की, जैसे नींबू और पानी मिलकर नींबू पानी जो बनता है वो नींबू और पानी दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि कंपाउंड अपने कंपोनेंट के एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। जैसे वाटर जो बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोनेंट की वैल्यू या प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही गैसेज होते हैं, जबकि वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है। अब कंपोनेंट कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय एनी मैकेनिकल मेथड, या किसी भी फिजिकल मेथड से ये कंपोनेंट अलग किए जा सकते हैं। कौन से? मिक्सचर वाले, क्योंकि कंपाउंड जो है वो किसी भी फिजिकल मेथड से अलग
नहीं किए जा सकते, सेपरेट नहीं किए जा सकते, ठीक है, मैकेनिकल मेथड से। मिक्सचर में आयरन और सल्फर को आप मिला दो तो मिक्सचर हो गया, जबकि आयरन सल्फर रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बना लेंगे तो ये फिर आपका कंपाउंड कहलाएगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड टू और मोर एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है कि जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन कर लेते हैं। जैसे एक कंपाउंड अगर वाटर की बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन किया 1:8 के रेशियो में। कैसे? हाइड्रोजन का एटॉमिक जो नंबर होता है वो होता है एच का 1 और ऑक्सीजन का होता है 8, तो 1:8 की रेशियो में आ गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो मास के बेसिस पे हाइड्रोजन के दो एलिमेंट है और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16 मास के बेसिस पे कंबाइन करके देख सकते हो आप। हाइड्रोजन के दो हैं, दो एलिमेंट है ना हाइड्रोजन के, तो दो एटम है तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 होता है मास। तो अगर आप रख के काटते हो तो 2/16 1:8 का रेशियो आ जाएगा। तो जहां भी दुनिया में कभी वाटर बनेगा तो उसका रेशियो हमेशा यही रहेगा, इस कंपाउंड का वाटर के कंपाउंड का जो रेशियो होगा वो 1:8 का ही होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि दुनिया में कभी भी कोई चीज कोई कंपाउंड फॉर्म होगा बनेगा तो उसका रेशियो हमेशा एक फिक्स्ड होगा। और जैसे वाटर के केस में एच और ओ का जो रेशियो है वो 2:16 का या 1:8 का है, मास के बेसिस पे कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है, कुछ हद तक मैंने आपको बताया था, और बाकी इन डेप्थ आपको डिटेल में 10th में भी पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए भी यूज होगा। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास जो है बनाया नहीं जा सकता और खत्म भी नहीं किया जा सकता, इसलिए वो हमेशा इक्वेशंस में रिमेन करता है, सेम रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर अब पूरा तरीके से खत्म हो गया। क्वेश्चन आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको भी कराऊंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको पूरे चैप्टर को ही समझा रहा हूँ। तो कोशिश की इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए दोस्तों। अगर इसके बाद भी कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करें, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट टाइम आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।